ये कहानी रियासतकालीन एक ठाकुर के जीवन की कहानी है कि ठाकुर किस तरह महलों का वैभवशाली जीवन छोड़कर गांव बसाते थे और जनता की सेवा सुरक्षा करते थे। आपने ठाकुर के कुएं की कहानी और कविता तो कई बार सुनी होगी, पर क्या आपने ठाकुर की व्यथा, उसकी बेबसी, उसके त्याग, समर्पण और प्राणों के बलिदान की कहानी सुनी है? तो जानिए इस वीडियो के अंदर ठाकुर की व्यथा की कहानी। आप जो ये दृश्य देख रहे हैं, यह राजस्थान के एक गांव का दृश्य है। आज इस गांव में हर घर में पक्के मकान बने हैं, पीने के पानी के लिए हर घर में नल लगे हैं, बच्चों के खेलने के लिए खेल का मैदान है, तो पढ़ाई के लिए सरकारी विद्यालय है। कभी इस गांव में रात्रि में किसी दिए, लालटेन या डिबिया की बनी छोटी सी चिमनी से कहीं टिम टिम करती हुई रोशनी दिखाई देती थी, पर आज यह गांव बिजली की रोशनी से जगमग है। हर किसी को लगता है कि हमारा गांव एक विकसित गांव है जिसमें हर सुविधा है, लेकिन इस गांव को बसाने वाले ठाकुर की व्यथा पर किसी का ध्यान नहीं जाता और ना ही कोई इससे वास्ता रखता है। गांव बसाने वाले उस ठाकुर ने कैसे गांव बसाया, कितना संघर्ष किया, अपनी निजी भूमि का कैसे और कितना त्याग किया, जिनको दूर दूर से लाकर बसाया, उनकी सुरक्षा, चोरों से उनके गृहस्थी के सामान के साथ उनके पशुओं की सुरक्षा के लिए कैसे अपनी नींद खराब की, उसकी याद उनके वंशज ही नहीं करते तो उस ठाकुर से भूमि पाकर बसने वाले उसे क्यों याद करे। इस गांव को बसाने वाले ठाकुर के पिता क्षेत्र के जागीरदार थे। उनके रहने और प्रशासन चलाने के लिए ये गढ़, किले और महल बने थे। इन्हीं गढ़ किलों में इस गांव को बसाने वाले ठाकुर का बचपन बीता, एक राजकुमार की तरह, एक खास आदमी की तरह, जिसके आगे पीछे सेवा के लिए नौकरों की फौज लगी रहती थी। इन गढ़ और महलों में कितना सुखमय बचपन और युवावस्था बीती होगी ठाकुर की। पिता के निधन के बाद इस गांव को बसाने वाले ठाकुर के बड़े भाई क्षेत्र के जागीरदार बन गए, यानी क्षेत्र के शासक, और ये किले महल उनकी जायदाद में शामिल हो गए। छोटे भाइयों को गुजारा करने के लिए अलग अलग जगह कुछ भूमि दी गई। ये भूमि देते समय भी बड़े भाई ने ध्यान रखा कि उपजाऊ भूमि खालसा रहे, यानी जागीर के अधीन रहे, ताकि जागीर की आय में कोई कमी नहीं पड़े, और अनुपजाऊ भूमि छोटे भाइयों को जीवन यापन के लिए दे दी गई। इस गांव को बसाने वाले ठाकुर को भी आज से लगभग 300 वर्ष पहले या 6000 बीघा भूमि दी गई थी। साथ ही ये जिम्मेदारी भी कि जब भी युद्ध होगा, तुझे मातृभूमि और प्रजा की रक्षा के लिए सिर कटवाने के लिए हमेशा तैयार रहना है। उक्त जिम्मेदारी लेकर ठाकुर ने किले महल छोड़े और उसे मिली भूमि में एक ऊंचा टीला देखकर वहां एक झोंपड़ा बनाया, और यहीं से शुरू होती है उस ठाकुर की व्यथा कथा। कभी महल और किले में रहने वाला ठाकुर आज वीराने में एक झोंपड़े में निवास कर रहा है। उसकी ठकुराइन, जो कभी उक्त गढ़ के महलों में दासियों से घिरी रहती थी, आज वो सब वैभव छोड़कर झोंपड़े में रहने के लिए चल पड़ी है। सोचो, उस वक्त उस ठाकुर के मन में कैसे कैसे विचार उमड़ रहे होंगे, उसकी मनोदशा क्या रही होगी। आज वो खास से आम हो गया, महलों को छोड़कर उसे झोंपड़े में रहना पड़ रहा है। पर कोई बात नहीं, खुशी खुशी ठाकुर ने यह सब स्वीकार कर लिया और जुट गया अपनी अनुपजाऊ भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए। उसके लिए ठाकुर अपने ऊंट या घोड़े पर बैठकर अपनी रिश्तेदारी में गया। विभिन्न गांवों से किसान परिवार को लाकर अपने झोंपड़े के आसपास बसाया। उनको रहने के लिए, पशु रखने के लिए निःशुल्क जगह दी। खेती के लिए बटाई पर अपने खेत दिए। अब किसानों को औजार बनाने वाले, बाल काटने वाले, सिलाई करने वाले, सफाई करने वाले आदि लोगों की जरूरत हुई, तो ठाकुर फिर अपने ऊंट और घोड़े के ऊपर सवार होकर निकल पड़ा और अलग अलग काम करने वाली जातियों को लाकर अपने झोंपड़े के पास उन्हें भी बसने के लिए जगह दी। इस तरह जैसे जैसे जिन लोगों की जरूरत समझी गई, ठाकुर उन्हें लाता गया और बसाता गया। इतने लोगों की धार्मिक आस्था के लिए ठाकुर ने एक मंदिर बनवाया और उसमें पूजा पाठ के लिए एक ब्राह्मण परिवार को भी लाया और उसे गुजारे के लिए भूमि दी। दुकान की जरूरत हुई तो बसने और दुकान के लिए भूमि देने का वचन देकर ठाकुर वैश्य परिवार को भी लाया। देखते ही देखते कुछ वर्षों में ठाकुर की उस निजी भूमि पर
एक छोटा सा गांव बस गया। गांव के लोगों के लिए वो आम ठाकुर ही खास था, क्योंकि उनकी और उनके पशुओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी तो ठाकुर की ही थी। किसी किसान का पशु चोरी हो जाता तो ठाकुर उसे अपनी मूंछ का सवाल समझता कि उसके रहते उसके किसान के यहाँ किसी ने चोरी करने की हिम्मत कैसे कर ली, और यही सोचकर वह उनकी सुरक्षा के लिए मुस्तैद रहता और जरूरत पड़ती तो अपने प्राणों की बाजी लगा देता। अपने गांव के किसानों के पशुधन के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग करने वाले ठाकुरों की देवलियां आज भी गांव-गांव में देखी जा सकती है। कई गांवों में आज भी उन ठाकुरों के देवालय बने हैं जिन्होंने अपने किसानों के पशुधन को डाकुओं से बचाने के लिए सिर कटने के बाद भी संघर्ष किया। ऐसे ठाकुरों की आज भी ग्रामीण जुझार जी महाराज के नाम से पूजा अर्चना करते हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया। ठाकुर के खुद के वंशज भी बढ़े। ठाकुर ने जिन परिवारों को लाकर बसाया उनके वंशज भी बढ़े और गांव का विस्तार होता गया। गांव बसने के सदियों बाद देश में सत्ता परिवर्तन हुआ, नई सरकार बनी। लोकतंत्र में सत्ता पाने के लिए वोट बैंक चाहिए था। सत्ता में आए दल ने ठाकुरों के वंशज की वह भूमि जो बटाई के ऊपर किसान जोता था वो छीन कर किसान को दे दी। किसान पुत्रों ने भी अब उस पर अपना हक समझा और ठाकुर के वंशजों ने अपना हक। एक तरफ ठाकुर के वंशजों की रोटी रोजी छीनी जा रही थी जो उन्हें सैनिक सेवा के बदले मिली थी। रियासती काल में ठाकुर के वंशजों को सैनिक सेवा के बदले वेतन नहीं मिलता था। उन्हें भूमि ही मिलती थी जिस पर किसानों से बटाई पर खेती कराकर अपना गुजारा करो और बदले में सैनिक सेवा दो। देश में सत्ता परिवर्तन के साथ ठाकुर के वंशजों के पास ना तो सैनिक सेवा रही, ना परिवार का पालन करने के लिए नई सरकार ने कृषि भूमि छोड़ी। और तो और सरकार ने जिन लोगों को ठाकुर के वंशजों की जमीन दी उनसे ठाकुर के वंशजों का छिटपुट संघर्ष भी चला और उन जातियों और ठाकुर के वंशजों के बीच एक खाई खुद गई। हालांकि ठाकुर के वंशजों ने जमीन छीनने की इस घटना को एक बुरा सपना समझकर भुला दिया, पर राजनीतिक दलों ने ठाकुर के खिलाफ वोट बैंक बनाने के लिए जमकर दुष्प्रचार किया ताकि ठाकुर बदनाम हो जाए और लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर उसके पैर नहीं जम पाए। नेताओं ने अपने भाषणों में, लेखकों ने अपनी किताबों और लेखों में, फिल्मकारों ने अपनी फिल्म में ठाकुर को क्रूर, अत्याचारी, व्यभिचारी और हर बुराई की जड़ प्रचारित किया। नतीजा यह हुआ कि जिन जातियों, जिन परिवारों को ठाकुर लेकर के आया, बसने के लिए अपनी जमीन दी, रोजगार उपलब्ध कराया, सुरक्षा दी, उनकी सुरक्षा के लिए जरूरत पड़ी तो अपने प्राण न्यौछावर किए। आज उक्त दुष्प्रचार के चलते इन्हीं जातियों और परिवारों के वंशज ठाकुर के वंशजों को अपना दुश्मन समझते हैं, उन्हें अत्याचारी समझते हैं, उन्हें अपना शोषक समझते हैं और उन्हें हर तरह से क्षीण करने की मन में हसरत रखते हैं। गांव बसाने वाले ठाकुर की आत्मा ऊपर से यह सब देखकर क्या सोचती होगी? शायद ठाकुर की आत्मा आज भी उसी तरह व्यथित होगी जब गढ़ महल छोड़ते समय व्यथित हुई थी।